न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहते हैं, जो कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता का एक भाग है, उसी को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इन्फोर्स किया जा रहा है, ये वास्तव में है क्या। एक्चुअली में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा गया है, जो स्कूल एजुकेशन का एक भाग है। स्कूल एजुकेशन का भाग है मतलब ये स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जब ये स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो स्कूल से रिलेटेड जितने भी तरह के एक्टिविटीज़ होंगे वो इसमें किए जाएंगे। चलिए हम लोग उसी चीज़ को देखते हैं कि आखिर स्कूल से जुड़े कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं और क्या क्या चीज़ आज नए चीज़ यहाँ पर जुड़कर हमारे सामने उभर कर आए हैं। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहा जाता है, इसका कुछ एजेंडा है। इसका कुछ एजेंडा है मतलब क्या कि ये कुछ विशेष स्तर पे काम करता है। इसमें सबसे पहले देखा गया है कि इसका विज़न क्या है और इसके की प्रिंसिपल्स क्या क्या है। मतलब कि हम लोग देखेंगे कि इसके विज़न क्या क्या है और इसके की प्रिंसिपल्स क्या है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि यूनिवर्सल एक्सेस एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ये क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि एक बच्चा सीखेगा कैसे, हाउ चिल्ड्रन विल लर्न, बच्चे कैसे सीखेंगे, जिसमें हम दोनों तरह के एस्पेक्ट्स को देखेंगे, करिकुलर एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, इनमें बदलाव किए गए हैं। फिर हम लोग करिकुलम के बारे में जानेंगे कि नए करिकुलम में क्या क्या चीज़ है, क्या लर्निंग आउटकम्स है, क्या कॉम्पिटेंसीज़ हैं। स्कूल से रिलेटेड हम लोग सभी तरह के एक्टिविटीज़ को जानेंगे। स्कूल के कॉम्प्लेक्स, स्कूल का एग्रीडेटेशन मतलब कि उसकी संबद्धता, जैसे कि बहुत सारे स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होते हैं, बहुत सारे स्टेट एजुकेशन को फॉलो करते हैं, तो उसका जो एग्रीडेटेशन है वो किस तरीके का होगा उसे भी समझेंगे। टीचर्स एजुकेशन में क्या क्या बदलाव की गई हैं और उनके डेवलपमेंट के स्तर को कितना सुधारा जा रहा है, इसको भी देखेंगे। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नए नए फीचर्स के बारे में जानेंगे कि इसके नए फीचर्स क्या है, जो कि इसकी खास विशेषता है। और सबसे बड़ा जो फोकस एरिया है कि इक्विटी, जेंडर और स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें बदलाव की गई हैं और इसका गोल्स क्या है और इम्प्लीमेंटेशन का प्लान क्या होगा। ये तो पूरा इसका एजेंडा है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई एक नया एजुकेशन पॉलिसी बना है तो उस एजुकेशन पॉलिसी का जिसको बनाया गया है उसके कुछ विजन रखे गए हैं। उसी तरीके से आज के दिन में ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कुछ विज़न है, कुछ एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला विज़न है कि एक ऐसे एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करना चाहता है जिसका कंट्रीब्यूशन इक्विटेबल और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी के प्रति होगा, जो इस एस्पेक्ट को भी देखेगा कि कैसे हम हाई क्वालिटी में एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं। तो बच्चे में हाई क्वालिटी एजुकेशन देने की शक्ति इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखी गई है, ये इसका विज़न है। दूसरा, ये एक बहुत गहरा सोच क्रिएट करता है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी टीचर के प्रति। ये जो है एक बहुत गहरा जो है सोच क्रिएट करता है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रति, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, हमारे कंट्री के साथ जो बॉन्डिंग है, साथ साथ में हमारा रोल या फिर हमारी जो अवेयरनेस है उस पर हम कितने कॉन्शियस हैं, हम कितने जागरूक हैं और इस बदलते दुनिया के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कितना देख रहे हैं, उस चीज़ के प्रति हमारे अंदर वो एक डीप सेंस क्रिएट करता है, ये डीप सेंस डेवलप करता है। साथ साथ में इसका जो तीसरा विजन है उसमें क्या है कि किसी भी बच्चे के अंदर ऐसे स्किल्स को पैदा करना, ऐसे वैल्यूज़ को पैदा करना, ऐसे डिस्पोजिशंस को पैदा करना दैट सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट,
जो उनको रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट देगा, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो अचीव करेगा और वो पूरी दुनिया में ग्लोबल वेलबींग की तरह उभर कर आएगा, देयर बाय रिफ्लेक्टिंग अ ट्रूली ग्लोबल सिटीजन, जिससे कि वो एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन के रूप में उभर कर आएगा। कल के दिन में हम उस बच्चे को बोल सकते हैं कि हाँ वो एक अच्छा नागरिक है, ग्लोबल सिटीजन है, हमारे पूरे दुनिया में उसे जो है अच्छी तरीके से जाना जाएगा। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये विज़न रखा गया है। तो ये हमारे 3 जो विज़न है ये रखे गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहते हैं, ये कुछ बेसिक सिद्धांतों पे काम करता है, कुछ की प्रिंसिपल्स पे काम करता है। इसके की प्रिंसिपल्स में जो सबसे पहला की प्रिंसिपल है वह है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है ये विविधताओं पे जो हमारी भारत के अंदर अलग अलग तरीके की विविधता है, जो हमारे लोकल कंटेक्स्ट है उसको रिस्पेक्ट देता है। तो सभी करिकुलम को, सभी पेडागोजी को और सभी पॉलिसी में ये चीज़ को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है इक्विटी एंड इंक्लूजन। हम लोग जानते हैं कि एक समाज विकसित तभी हो सकता है जब समाज इक्विटेबल रिस्पेक्ट को रखे, मतलब समान चीज़ों को जो है लागू करे। तो इक्विटी और इंक्लूजन को लागू करके हम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गोल्स को अचीव कर सकते हैं और इसे ही सभी एजुकेशनल डिसीजन का कॉर्नर स्टोन कहा जाता है। तीसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी फिलेंथ्रोपिक कम्युनिटीज़ हैं, वो जो है फैसिलिटेट करेंगे, उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि पूरे समुदाय के जो लोग हैं वो क्या करें कि इस गोल को अचीव करने के लिए पार्टिसिपेशन करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा ज़्यादा मात्रा में, टीचिंग एड्स के रूप में हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में ये क्या करेगा कि जो बच्चे में बैरियर से जो बाधाएं हैं उसको दूर करेगा। ये दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर फायदेमंद होगा, जिसमें हम अलग अलग तरह के एड्स का यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल प्लानिंग में कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसमें क्या है कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये एम्फेसाइज करेगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रेदर देन रोट लर्निंग, मतलब कि बच्चा रोट लर्निंग को सीखने को छोड़ के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि वो कितना समझ रहा है। हमको ये नहीं देखना है कि वो रोट लर्निंग कितना कर रहा है, हम ये देखेंगे कि वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितना कर रहा है। उसके बाद एक बच्चे की पहचान होगी उसके यूनिक कैपेबिलिटीज़ में, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। इससे क्या होगा कि लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में और इनोवेशन में उनको फ़ायदा मिलेगा। फिर जो भी हम प्रिंसिपल्स लेंगे उसको बार बार रिव्यू भी करेंगे, जो कि बेस्ड होगा कुछ रिसर्च पे। हम प्रत्येक दिन जो रेगुलर असेसमेंट करेंगे, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स होंगे वो क्या करेंगे कि प्रत्येक दिन जो है रेगुलर असेसमेंट करेंगे, अलग अलग तरह के असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स को फॉलो किया जाएगा। उन असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स के हिसाब से हम ये देखेंगे कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये कितना फ़ायदेमंद बच्चों के लिए रहा है या फिर कितना फ़ायदेमंद आगे तक हो सकता है, इसको बार बार रीअसेस किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक प्लान बनाया गया है जिसे कहा जाता है ECCE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जा रहा है ECCE, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहला फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम, जो सबसे पहला स्टेज है उसको कहा जा रहा है फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम। फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम जो है उस बच्चों के लिए है, ये फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम उन बच्चों के लिए है जो कि 3 से 8 साल के हैं।
तो 3 से 8 साल के वर्ग के जो बच्चे हैं उनको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक जो बच्चा 3 से 6 साल का है वो ECCE प्रोग्राम के अंतर्गत है, और जो दूसरा है वो है 6 से 8 साल का, जिसमें बच्चे को एक क्लास 1 और क्लास 2 में प्राइमरी स्कूल पे रखते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस में ये उन बच्चों के लिए है जो 3 से 6 साल के लिए है, जो फ्री, सेफ और हाई क्वालिटी में ECCE को ग्रहण कर सकते हैं। कहाँ पर? तो आंगनवाड़ी केंद्रों में, प्री स्कूल्स में, और एक चीज़ जिसे बाल वाटिका कहा जाता है उसे। बाल वाटिका क्या है? तो एक बच्चा जब 5 साल या फिर उससे पहले होता है तो उसे हम लोग सबसे पहले प्रिपरेटरी क्लास में रखते हैं, यानी कि प्रेप में रखते हैं। उसी प्रिपरेटरी क्लास को बाल वाटिका कहा जाता है, जो क्लास 1 से पहले का पीरियड है, उसे हम लोग प्रिपरेटरी क्लास कहते हैं। उसके बाद है मल्टी फैसेटेड। मल्टी फैसेटेड का मतलब क्या? ये मल्टी फैसेटेड प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होता है, मल्टी लेवल होता है, प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ को देखता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को देखता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को देखता है। ये सभी के सभी जो ECCE प्रोग्राम्स हैं, जो कि यूनिवर्सल एक्सेस है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा WCD के द्वारा, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के द्वारा, और ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इन सभी के द्वारा जॉइंटली इन सभी कामों को किया जाएगा जो ECCE ब्रांच के अंतर्गत है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी स्तर होते हैं एजुकेशन के, उन सभी स्तरों पे बच्चे यूनिवर्सल एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मल्टीपल पाथवे क्रिएट करता है। मल्टीपल पाथवे के हिसाब से क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि लर्निंग को सीखते हैं, जिसमें हम बच्चे को फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशनल मोड से सिखाते हैं। स्कूल्स बिल्डअप होता है, जो क्या करते हैं कि दोनों गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल्स को बनाते हैं। जितने ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनको फिर से वापस लाया जाता है। कुछ बच्चे क्या होता है कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो ड्रॉप आउट बच्चे हैं। तो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी जो है फिर से पढ़ाई के लिए वापस लाया जाता है। इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स रखे गए जो फोकस करता है डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स को, जो सभी स्तरों पे देखी जाती है। फिर अल्टरनेटिव सेंटर्स बनाए जाते हैं। अल्टरनेटिव सेंटर्स में क्या होता है कि कुछ एजुकेशनल सेंटर्स बनते हैं जो इनोवेटिव होते हैं। जो इनोवेटिव होते हैं मतलब क्या, कि जो इनोवेशंस के हिसाब से बच्चों को सिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मैनर में। साथ साथ में ये पीयर ट्यूटोरिंग को भी देखता है। बच्चे ज़्यादातर ग्रुप बनाकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो जब ग्रुप बनाकर पढ़ना पसंद करते हैं तो ये सूटेबल होता है सभी कैटेगरी के बिजनेसेस के लिए, सभी तरह के पर्सनल प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये इंश्योर करता है कि सभी बच्चों को बराबर मात्रा में अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो उस एजुकेशन को ग्रहण करें सभी लेवल पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी रखे गए हैं। सबसे पहला जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो निष्कर्ष है, वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस का क्या मतलब होता है? तो ये क्या करता है कि एक ऐसे एजुकेशन पॉलिसी को बनाता है जो सभी तरह के ECCE प्रोग्राम जो सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत होता है, उसमें सभी तरह के बच्चे आसानी से उस चीज़ को एक्सेस कर सकें। ये इंश्योर करता है इक्विटी और इंक्लूजन को भी। करीबन 2 करोड़ बच्चे जो प्रत्येक दिन, करीबन 2 करोड़ बच्चे जो कि हमारे भारत में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उनको फिर से ये जो है बच्चे को लेते आएगा। ऐसा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का गोल है कि करीबन 2 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हैं, उनको फिर से स्कूली शिक्षा के अंतर्गत लाया जाएगा। ये SDG गोल्स को अटेंड करेगा, जिसमें सभी तरह के बच्चे जब तक सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक वह स्कूल में बने रहेंगे। ये इम्प्रूव करेगा क्वालिटी और अचीवमेंट लर्निंग आउटकम्स को, जिसमें हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी रखेंगे, जिसको FLN कहा जाता है। ये फोकस करेगा 21st सेंचुरी स्किल्स को, जो टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में फॉलो किया जाता है।
रिसोर्स शेयरिंग करेगा स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में, साथ साथ में ये इफ़ेक्टिव गवर्नेंस में भागीदारी रहेगा जो सेपरेट करेगा पावर्स को कॉमन नॉर्म्स से। साथ साथ में ये ओवरकम करेगा लैंग्वेज बैरियर्स लर्निंग को। कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है लैंग्वेज बैरियर के कारण सीख नहीं पाते हैं, तो वो उसको भी ओवरकम करेगा। साथ में ये कॉमन स्टैंडर्ड रखेगा पब्लिक और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन में, कि पब्लिक स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी दोनों जगह पे स्टैंडर्ड बच्चों का जो पढ़ने का स्तर है वो लगभग लगभग बराबर होगा। लगभग लगभग बराबर मतलब कॉमन स्टैंडर्ड होगा। पब्लिक स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में बच्चे दोनों में सभी जगह पे एक जैसा ही सीख पाएंगे। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक बहुत बड़ा आउटकम रखा गया है। ठीक है, नया एजुकेशन पॉलिसी जो है इतने सारे वेरिएशन को लाता है। करीबन 2 करोड़ जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको जो है फिर से स्कूली शिक्षा और साक्षरता के अंतर्गत लेते आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बच्चे सीखेंगे कैसे। सो द न्यू क्वेश्चन इज द हाउ द चिल्ड्रन विल लर्न। बच्चे सीखेंगे कैसे। सीखने के लिए एक स्तर बनाया गया है। पहले के दिनों में जो हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे, उस पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था, जिसमें जब एक बच्चा 6 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र में होता था तो वो 16 वर्ष की अवस्था में क्लास 10 पास कर जाता था। फिर 2 साल उसे +2 पैटर्न में पढ़ना पड़ता था, जो पैटर्न कहलाता था 10+2 पैटर्न। तो इस 10+2 पैटर्न के अंतर्गत एक बच्चे की उम्र 16 to 18 ईयर्स तक में वो क्या करता था कि वो 12th क्लास पढ़ लेता था। नए एकेडमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से आज हम लोग जो न्यू पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर एजुकेशन पॉलिसी का बनाए हैं वो है 5+3+3+4 पैटर्न। अब ये 5+3+3+4 पैटर्न है क्या। इसके अंतर्गत कुछ स्टेज रखे गए हैं। वो स्टेज क्या है कि सबसे पहले हम लोग नीचे के स्तर पे देखते हैं। सबसे नीचे का जो स्तर है वो फाउंडेशनल स्टेज है, जो कि 5 साल तक है। 5 साल तक है मतलब कि 3 साल तक एक बच्चा जो है सबसे पहले आंगनवाड़ी स्कूल में, प्री स्कूल में या फिर बाल वाटिका में पढ़ेगा। मतलब कि जब उसका उम्र 3 से 6 साल तक का है तब वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका में पढ़ रहा है। बाल वाटिका यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रेप में पढ़ रहा है। तो ये इसका फाउंडेशनल स्टेज है जिसको हम लोग बोल दिए 5। अगला जो नेक्स्ट स्टेज है उसे कहते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज में एक बच्चा क्या करेगा तो खेल मेथड से सीखेगा, डिस्कवरी मेथड से सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा और इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग करेगा। इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग करेगा मतलब कि क्लासरूम में इंटरेक्शन से सीखेगा। ये जो प्रिपरेटरी है जिसे हम लोग प्रेप कहते हैं, ये बच्चे में 3 साल तक चलेगा, जो बच्चा उम्र में 8 से 11 साल तक का होगा। जब बच्चा क्लास 3 में जाएगा तो ये प्रिपरेटरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगा और ये क्लास 3 से क्लास 5 तक चलेगा। उसके बाद है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा, बाहर के इन्वायरमेंट से देख कर सीखेगा, साइंस सीखेगा, मैथमेटिक्स एक्सपीरियंस करके सीखेगा, आर्ट्स को, सोशल साइंस को, ह्यूमैनिटीज़ को। ये 3 साल तक चलने वाली एक अवस्था है जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है। ये क्लास 6 से लेकर 8 तक चलता है। जो उम्र में जब एक बच्चे का उम्र 11 साल से लेकर 14 साल तक होगा तब तक ये जो है स्ट्रक्चर फॉलो होगा। लास्ट स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, जिसमें वो बहुत सारे डिसिप्लिन्स को एक साथ पढ़ सकता है। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग रखेगा। जो करिकुलम है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी और बच्चे के चॉइस के हिसाब से, कि स्टूडेंट का सब्जेक्ट चॉइस क्या होगा उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट का चॉइस रख सकता है। जैसे कि यदि एक बच्चा को फिजिक्स के साथ पसंद है कि नहीं हम फिजिक्स के साथ म्यूजिक सीखें तो वो रख सकता है।
फिजिक्स के साथ हिस्ट्री सीखे तो वो रख सकता है। तो ये सेकेंडरी स्टेज में जो कि 4 साल तक चलने वाली अवस्था है। पहले क्या होता था कि स्ट्रीम्स बांट दिए जाते थे, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। आज क्या होगा, बच्चा अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को एक्वायर करेगा, जो कि क्लास 9 से क्लास 12 तक चलेगा। ये 4 साल तक की अवस्था, जो बच्चे का उम्र 14 ईयर्स से 18 ईयर्स तक चलेगी, इसे हम लोग सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं। तो ये नया एकेडमिक स्ट्रक्चर जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से रखा गया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिए हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सबसे बड़ा पॉइंट यही अवस्थाएं हैं।